आपने हाल ही में अक्सर कर न्यूज़ में देखा होगा, बहुत बार बात करते हैं ईडी के बारे में। और देखा होगा किसी नेता को बात करने के लिए बुलाया या पूछताछ करने के लिए बुला लेती है, या फिर ये बुला लेती है किसी को, अरेस्ट कर लेती है, समन भेजती है। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो ईडी करती है, लेकिन आपके मन में उस समय पे ये ख्याल आता होगा, आखिर ईडी क्या है? ईडी के पास ऐसी कौन कौन सी पावर है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, या ऐसी कौन कौन सी किस केस में ये इस तरीके के काम करती है। तो ईडी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में आज डिटेल में जानेंगे, और आप समझेंगे एग्जैक्टली कि ईडी क्या करती है, भारत की ये कौन सी संस्था है, क्या ये किसी को भी ऐसे अरेस्ट कर सकती है, या फिर कुछ इसके अंतर्गत प्रावधान है, इन इन केसेस को ये देखती है। तो एक एक करके इन सबको समझेंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर। आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में एक एक करके मैं बताऊंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ईडी क्या है? ईडी का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका फुल फॉर्म है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन इंडिया इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या करती है? इसका जो मेन काम है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करती है, और ये इस चीज को देखती है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इलीगल तरीके से हो रहा है किसी संस्था में, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में, या किसी बड़े नेता में, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखती है कि किस तरीके से ये इलीगलिटीज को रोका जाए। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, उनको ये करती है। तो इट्स प्राइमरी फंक्शन revolve around enforcing economic law and the combating financial crime, particularly those related to money laundering। अभी जानेंगे इसके बारे में कि मनी लॉन्ड्रिंग भी क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज, अभी के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं एक मिनट के लिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी इस तरीके को कहते हैं कि जैसे आपने टैक्स से जो पैसा चोरी करके बचाया, हाउ टू मेक योर मनी फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, तो इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन, फॉरेन एक्सचेंज में आपके पास फॉर एग्जांपल अगर बहुत अमाउंट में पैसा है, 10 करोड़ 20 करोड़, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, और आप डायरेक्टली अगर इसको सोचेंगे कि मैं बाउंड्री के बाहर, आई मीन अपनी कंट्री की जो सराउंडिंग है या बाउंड्री है, अदर कंट्री को आप कैसे भेज सकते हैं, तो उन सभी पे कंट्रोल रखने के लिए और उनके वायोलेशन को बचाने के लिए ये इस संस्था इस तरीके के काम करती है। तो शुरू में जो इसका नाम था, इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। क्या नाम था? इन्फोर्समेंट यूनिट। और बाद में इसका नाम हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। देखेंगे कब इसका नाम बदला। एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 मई 1956 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो हेडक्वार्टर दिल्ली, और दो इसके रीजनल ब्रांचेस थे, वो कौन कौन से? मुंबई और कोलकाता। तो इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ बताया अभी इसमें, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आप समझने की इनको कोशिश करेंगे और आप जान पाएंगे कि ईडी प्रॉपर क्या है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है किसी चीज के बारे में, ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर ओवरऑल क्या चीजें थी और क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है। तो अगर मैं बात करूं, ईडी वॉज स्टेबलाइज्ड, अभी देखा, 1 मई 1956 को, और ये इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जानी जाती थी, विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ये बॉडी है। It was created to handle violation exchange control laws under the Foreign Exchange Regulation Act 1947। जो 1947 में फेरा एक्ट लाया गया था, उसका काम ये था कि जो फॉरेन एक्सचेंज का वायोलेशन है उसको हैंडल करना। इनिशियली द यूनिट वाज हैंडल्ड by the legal service officer as a director of enforcement, assisted by an officer on deputation from the Reserve Bank of India and 3 inspectors from the Special Police Establishment. In 1957, the unit was renamed. इसका नाम हुआ, कब नाम बदला गया? 1947 में, सॉरी 57 में, और इसका नाम किया गया Enforcement Directorate, and a new branch was opened in चेन्नई में इसकी नई ब्रांच ओपन की गई। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट वाज ट्रांसफॉर्म from the Department of Economic Affairs and the Department of the Revenue in 1960। Sometime statement में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी और देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या है। नेक्स्ट में देखें, ओवर द ईयर ईडी
मैंडेट एक्सपेंडेड, कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये एक्सपेंड होती गई, इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी बढ़ती गई। तो 1973 में फेरा नाम का जो एक एक्ट था वो रिप्लेस किया गया, किसके थ्रू, ये किया गया 1973, from 1973 to 1977, the directorate was under the administrative jurisdiction of the Department of Personal Administrative Reforms. विद इकोनॉमिक लिबराइजेशन, जब ये इकोनॉमिक लिबराइजेशन हुआ, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हुआ, थोड़े बाहर के दरवाजे खुले, आई मीन इस चीज के लिए फॉरेन एक्सचेंज, आईटी इंडस्ट्री और थोड़ा ग्रो करी, बाहर लोग आना जाना हुए, ट्रांजैक्शन हुआ इन सब चीजों का, तो ये एक ट्रांजिशन फेज था उस समय पे लिबरलाइजेशन का। इन द 1990 FERA 1973 was replaced by the Foreign Exchange Management 1999 FEMA। ये जो फेरा था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, जो फेमा बना उसमें रेगुलेटरीज को थोड़ा मैनेज करने के लिए बनाया गया, विच कम इनटू इफेक्ट ऑफ कितने, 1 जून 2000 को बनाया गया, को इफेक्ट में आया। द ईडी वाज इंटरेस्टेड विद इन्फोर्सिंग फेमा, इसके पास और पावर आई, ईडी के पास थोड़ी और पावर बढ़ी। 2002 में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मैंने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अभी आगे और भी डिटेल में बताएंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज इनेक्टेड एंड द ईडी वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इन्फोर्सिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2005। मोर रिसेंटली द फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 भी आया, वाज पास एंड ईडी वाज इंटरेस्टेड विद इन द इन्फोर्समेंट फ्रॉम अप्रैल 2018। तो इसके पास ओवर द टाइम जो पावर्स थी ईडी के पास वो धीमे 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 एक्ट के थ्रू बढ़ती गई। तो इन सभी पावर के साथ ईडी काम करती है। अब अगर बात करें ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, इसके अंदर आता है फेमा, और इसके अंदर आता है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज और कोऑर्डिनेट विद द अदर एजेंसीज, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 पीएमएलए, ये क्या करता है, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग देखो क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो बेसिक काम होता है, जो ब्लैक मनी है आपका, कैसे उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला जो प्रोसेस है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, इस तरीके की चीजें यूज होती हैं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं होती हैं, क्योंकि टैक्स से चुराया हुआ पैसा जो सरकार को टैक्स देना चाहिए उस पर टैक्स ना देके उस पैसे को हेर फेर करके विदाउट टैक्स उसे देश के अंदर वापस लाना। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, और ए कंट्री ए से पैसा बी में जाता है, फिर बी से कहीं सी में जाता है, फिर सी से डी में जाता है, और इस तरीके से एक चेन सी बनती जाती है, और बाद में यही पैसा खुद के देश में, आई मीन खुद अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया में, फिर ये पैसा लौट के आता है और ये दिखाता है कि ये व्हाइट मनी है, इसमें कोई भी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस पैसे को गलत तरीके से, पैसे का जो चलन है, गलत तरीके से पैसे को देश से बाहर भेजना, ये सब चीजें क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहलाता है। जिस पैसे पर टैक्स नहीं दिया जाता है उस पैसे को ब्लैक मनी कहते हैं, क्योंकि सरकार की नजर में रहेगा, सरकार जितनी भी योजनाएं देती है देश के लिए, या जितने भी अच्छे काम करती है, वो सब पैसा जनता का होता है और जनता के लिए ही होता है। तो अगर, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाएगी, अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाएगी ना, जो टैक्स के रूप में उसे पैसा मिलता है, उसी टैक्स के पैसे से सरकार खर्च करती है और जो जनता है उसके लिए योजनाएं बनाती है, उसके लिए नई नई चीजें लेके आती है, देश को डेवलप करने में फायदा करती हैं सब चीजें। तो इस तरीके से इस ब्लैक मनी को रोकने के लिए, जो हवाला है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, इनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इससे ईडी को बहुत पावर मिलती है। ईडी इन्वेस्टिगेट, ये क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है ऐसी एजेंसीज को और एंटिटीज को इन्वॉल्व है जो मनी लॉन्ड्रिंग में, और क्या करती है, एजेंसीज फाइल, ये केस फाइल कर देती है पीएमएलए कोर्ट्स में, और जो अदर एजेंसीज हैं उनके साथ बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करके काम करती है। तो इस तरीके से आपने इस चीज को समझा ना कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और देश में पैसा किस तरीके से वापस आता है, ब्लैक मनी बाहर जाती है और फिर व्हाइट मनी बन के वो देश में वापस से एंटर करती है। इसमें लॉस पूरे तरीके से सरकार का होता है, क्योंकि सरकार देश से बाहर पैसे का जो ट्रांजेक्शन है उसको नहीं देख सकती है। ओके, तो इस तरीके से आपने समझा ना कि पीएमएलए क्या होता है। और इसमें देखिए आगे कि अगर
ये वाला इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जिसमें भारत की विदेशी मुद्रा रहती है। विदेशी मुद्रा का मतलब है कितना आपके पास गोल्ड है, कितना आपके पास रिजर्व कर रखा गोल्ड है, बाहर की करेंसी है, डॉलर है, जो भी है सारी चीजें वो रहती हैं, जिससे हम व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर विदेशी मुद्रा भंडारण हमारे पास कम होगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही कमजोर होती जाती है। हम बाहर से कोई चीजें नहीं मंगा सकते हैं, तो ये इन्फ्लेशन बहुत आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको डिटेल में जानेंगे और अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर डिस्कस करूंगी इन एक्ट के बारे में अलग से। तो FEMA is designed to regulate foreign exchange transaction and ensure the orderly development for the of the foreign exchange market in India. Under FEMA, the ED investigate cases involve violation foreign exchange law. This include illegal foreign transaction, unauthorized foreign investment, or hawala operations. And operation method is transferring money across border without actual movement. क्या होता है ना, आप जो भारत सरकार है वो उसी पैसे को ट्रैक कर पाएगी ना जो देश में रहेगा। देश से बाहर जाने के बाद पैसे का क्या होगा, कहीं किसी के अकाउंट में गया, फिर उसने वहां से निकाल लिया, फिर वो आगे जमा किया, तो इस तरीके से पूरी एक चेन सी बन जाती है और बाद में वो पैसा आता है तो व्हाइट पैसे के रूप में देश में आ जाता है। इसी को कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इसको रोकने के लिए इन सभी अब थोड़े बहुत ये केस देख लेते हैं। अगर केस कौन कौन से इन्वॉल्व थे तो देखिए, नीरव मोदी का केस बहुत ज्यादा फेमस है। पीएनबी बैंक का पूरा फ्रॉड का केस था इनका। ये विदेश भाग गए थे, देश से सारा पैसा गबन करके और बैंक को उसमें लॉस में डाल के ये भाग गए। तो ऐसी विजय माल्या का केस था, किंगफिशर एयरलाइन केस था इनका, 2G स्पेक्ट्रम केस था। तो कुछ कुछ ऐसे केस है जो पैसे का बुरी तरीके से गबन करके और पूरा हवाला के थ्रू पैसा, अपना मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करके, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, भाग जाते हैं, ताकि दूसरी कंट्री के लोग इन पर, आप कहीं और से भाग के आए हैं तो आपको दूसरी कंट्री क्या करेगी, आपके साथ कुछ नहीं कर सकती। या तो दूसरी कंट्री इतना सपोर्ट करे, करती है, ईडी का कोऑर्डिनेट करती है और भी देशों से, लेकिन हर देश, जब आप किसी देश में पहुंच जाते हैं फिर वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। आप उनको बोलेंगे कि ठीक है, ये बंदा हमारे यहाँ से इस तरीके का फ्रॉड करके भागा है, आप इसको पकड़िए और भारत सरकार को सौंप दीजिए। लेकिन आपको पता है जो जो बंदा इतने बड़े बड़े केस करता है या जो बंदा इस तरीके से फ्रॉड करता है, उनके नेटवर्क बहुत छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है कि भारत में ये दोबारा पहुंच सके और इतनी आसानी से इनको पकड़ा जा सके। तो इनका इस तरीके से ये काम चलता रहता है। तो इसको वो, ये जो केसेस थे बड़े इंपॉर्टेंट केस थे, सभी इनके बारे में ऑलमोस्ट जानते ही हैं। तो देखते हैं और आगे इसमें। देखो, हर संस्था जो होती है, ये गवर्नमेंटल बॉडी है, इनके पास बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता। तो इनके पास पावर कैसे होती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इनके पास पावर बहुत ज्यादा है। ईडी एक ऐसी व्यवस्था संस्था है जिसके पास पावर है, इसीलिए ऐसा कर सकती है। किसी को भी समन भेज सकती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अरेस्ट कर सकती है। अगर इसने कर लिया, जमानत भी इसमें आसानी से नहीं मिलती है। अगर उनको लगता है कि ये बंदा है, इन्वेस्टिगेट किया और इसके पास पैसे का गबन इस तरीके से हवाला के थ्रू है या इलीगल तरीके से कोई ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे लोगों को ये पकड़ सकती है। तो ईडी इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, एक कमेटी होती है उसके साथ में। द एजेंसी हैज अ नेटवर्क of zonal and sub-zonal officers across India to manage its operation effectively। जोनल और सब जोनल भी ऑफिसर्स होते हैं, तो इस तरीके से ये सब जगह मैनेज करते हैं इन चीजों को। क्योंकि अदरवाइज अगर ये सिर्फ इनका हेडक्वार्टर दिल्ली है तो अकेले दिल्ली से तो काम नहीं चलेगा ना। सब जगहों पे इनकी इनकी जो सब जोनल हैं और ऑफिसर्स हैं वहां पर, वो उन चीजों को देखते हैं और कुछ तरीके से, आपने एक बहुत बार सुनते होंगे ना कि ईडी की रेड पड़ी इनके यहाँ और ईडी ने इनको पकड़ा, ईडी ने इस नेता को पकड़ा, तो वो इन्हीं सब चीजों के थ्रू होता है। लोग एक्टिव रहते हैं, जो इनके ऑफिसर्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अगर इनको वो इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके रिजल्ट तय करते हैं। अगर देखते हैं बंदा दोषी है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, और अगर वो दोषी नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को विद इंटरेस्ट वापस भी किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं इसके पास, इसीलिए इतनी पावर्स हैं। क्योंकि ये देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी डील करती है और ये फेमा को भी डील करती है। तो इसके पास जिस डील करने के तरीके बहुत ज्यादा हैं जिनके थ्रू ये डील करती है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना था कि आप आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उनको समन के लिए बुलाया गया, फिर उन्होंने समन बार बार भेजा गया, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया या कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो उनको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस तरीके की चीजें भी चलती रहती हैं। फिर आपने देखा था
कुछ टाइम पहले कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को भी बुलाया गया था। प्रॉब्लम ये नहीं है, एलिगेशन अक्सर कर ईडी पे इसलिए लगते हैं क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में इस तरीके से माना जा रहा है कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब अपोजिशन के ही नेताओं को क्यों, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी के नेताओं को ही क्यों टारगेट कर रही है ईडी। तो कहते हैं कि रूलिंग पार्टी जो है वो इस तरीके से बिहेव करती है, उनके कंट्रोल में है, तो इसलिए ईडी पर एलिगेशन उठते हैं। हालांकि ईडी की जो अपनी कोर वैल्यूज हैं वो है इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, एक्सलेंस और द इम्पार्शियलिटी। ये लोग कहते हैं कि हम बहुत इम्पार्शियल हैं, हम इंटीग्रिटी हैं, हम अकाउंटेबल हैं इन चीज़ों के लिए। तो बहुत सारी इनकी अपनी खुद की 5 कोर वैल्यू हैं। अब एलिगेशन की तो बात ऐसे है, एलिगेशन में जो लगाने वाले हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी वाइज्ड है। मतलब अगर कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी है तो वो रूलिंग पार्टी अगर किसी के लिए या ईडी ने किसी को पकड़ा उसके टाइम में, तो वो कहती है कि भाई ये जो रूलिंग पार्टी है इसके अंडर में है ईडी, और फ्रीक्वेंट समन एंड अरेस्ट के नोटिस भी भेजती है। जैसे आपने देखा, भी मैंने आपको बताया कि जैसे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे उनके लिए समन भेजे गए बार बार, और अगर उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो अरेस्ट भी किया गया। इसमें जल्दी बेल नहीं होती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ड्यू टू प्रोसेस, कहते हैं ट्रांसपेरेंसी भी इसमें नहीं है, कुछ बताते भी नहीं है बिना सबूत के। मतलब आप पे इन्वेस्टिगेट किया, उनको लगा और उन्होंने आपको पकड़ लिया या अरेस्ट कर लिया, तो सबूत। ये तो हमारे आर्टिकल 20 का एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिट में जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए फाइट तो कर ही सकता है ना, तो इसमें वो प्रोसेस भी नहीं है। मतलब ये तो इसीलिए इसको कहते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, ड्यू टू प्रोसेस। और एक्सटर्नल कस्टडी, कस्टडी भी डिले होती है इन ट्रायल्स में। इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी प्रोसेस है, ये डेमोक्रेसी के प्रोसेस के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाती है। और इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तो पब्लिक ट्रस्ट पे भी थोड़ा सा सवाल उठते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो ईडी के बारे में आज हमने जानी। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन एज अ भारतीय नागरिक आपको कुछ कुछ गवर्नमेंटल जो बॉडीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, इसके बारे में एटलीस्ट कि क्यों क्यों लोगों को अरेस्ट करते हैं, क्या इनके पास स्पेशल ऐसी पावर है और ये ऐसा क्या कर सकते हैं। तो जब आप जानना शुरू करते हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं। और जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने राइट्स को, अपनी चीजों को, या जो आपके आसपास ऐसी चीजें घट रही हैं, आप न्यूज में सुन रहे हैं, तो इसको कोरिलेट कर पाएं और आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएं। अगर मैंने कोशिश की है आपको समझाने की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।